तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम आपको बहुत सारे रिवाइज करवा चुके हैं, हजारों क्वेश्चन हम आपको बता दिए होंगे, और शायद जितना हम आपको बता दिए हैं उससे बाहर पूछेगा भी नहीं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं पूछने वाला है। इस बार का सिलेबस भी आसान है, जरूर आप लोग पूरा कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, वो भी फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा का। विद्युत धारा में जितने सारे भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ कुछ बीच में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यह सभी से जितने सारे भी प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, सारा हम आपको इस क्लास में आज रिवाइज करवा देंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक बात को ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनते जाइएगा, जो भी पूछेंगे उसका जवाब नीचे लाइव चैट में आप लोग बताते जाइएगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। चलिए पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक करके हम आपको बताते चलेंगे। घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं। देखते हैं जब दोनों हाथ को हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होता है, हाथ धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ठंडे के दिन में आप लोग देखते होंगे जब दोनों हाथ को हम लोग रगड़ते हैं तो हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एक्चुअली में गर्म कैसे हो गया, क्योंकि उसमें घर्षण हुआ और घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। और जब आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। पहले हाथ में से मतलब दाएं हाथ में से कुछ इलेक्ट्रॉन चल गया बाएं में, और बाएं हाथ से कुछ इलेक्ट्रॉन दाहिने हाथ में चला आया। तो इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने के फलस्वरूप ही, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप ही आवेश का निर्माण होता है। आपको हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। बस आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिएगा और हमारी बातों को कंसंट्रेट होकर के सुनते रहिएगा। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, और यहाँ पर कुछ फालतू चीज हम आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ वही चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए पूछता है क्वेश्चन में कभी कदार लघुत्तरीय प्रश्न में कि आवेश के दो प्रमुख गुणों को लिखें। आवेश के दो प्रमुख गुणों को लिखें, इस बात को कभी कदार पूछ दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आवेश के दो प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश जैसे कि अगर प्लस प्लस हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब होता है दूर हटना, प्रतिकर्षण मतलब दूर हटना। या फिर हम लोग माइनस माइनस ले लेंगे तो यह भी सजातीय आवेश हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, मतलब जो सजातीय आवेश रहता है उसमें प्रतिकर्षण होता है। और जो विजातीय आवेश रहता है, दूसरा प्रमुख गुण है कि जो विजातीय आवेश रहता है उसमें आकर्षण होता है। यानी कि एक प्लस और एक माइनस हम लोग लेंगे तो उसमें आकर्षण होगा, एक माइनस और एक प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आकर्षण हो जाएगा। तो साफ तौर से आवेश के दो प्रमुख गुण होते हैं। पहला आप लोग ध्यान रखिएगा, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। उसके अलावा दूसरा हो जाएगा कि विजातीय आवेश में आकर्षण का गुण होता है। बस आवेश के दो प्रमुख गुण यही होते हैं। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, इस पर हम एक अलग से वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं। हम कमेंट में उसका लिंक देने की कोशिश करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कूलॉम के नियम को लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कूलॉम के नियम को लिखिए। अब कूलॉम का नियम क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। चलिए थोड़ा शॉर्टकट में हम यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में। दो आवेशों के बीच, अभी हम आपको ऊपर में बताएं कि प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगता है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किए। कौन नियम का प्रतिपादन किए, तो कूलॉम। कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो कूलॉम आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे कूलॉम का नियम कहा गया। जिसे क्या कहा गया, आखिर उस नियम को कूलॉम बनाया तो उनके नाम पर ही नाम रखा गया कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, आप लोग नीचे ध्यान से समझिएगा। कूलॉम का नियम क्या कहता है।
इसको एक्सीलेंट जीरो पढ़ा जाता है या फिर कुछ कुछ लोग इसको एक्सीलेंट नॉट भी पढ़ाते हैं। दोनों प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है, एक्सीलेंट जीरो या फिर एक्सीलेंट नॉट। इसका वैल्यू आप लोग ध्यान रखिएगा, एक नियतांक होता है के, इसका मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। चलिए, तो क्या कहता है कूलम्ब का नियम हम लोग समझेंगे। इसमें तो इसके दो नियम है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, इसके दो नियम है। पहला है, इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती, इसको अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। सीधा समानुपाती अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो कह रहा है कि इसमें लगने वाला बल, बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में एफ लिख दिए, देखिए यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के, अगर हम लोग मान लेते हैं कि दो आवेश Q1 और Q2 है, दो आवेश Q1 और Q2 है, पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। तो कह रहा है कि दोनों आवेश के गुणनफल के, तो हम लोग गुना कर दिए, गुणनफल के कह रहा है तो गुना कर दिए, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ पर लिख रहा है सीधा समानुपाती है, तो यहाँ पर जो वैरिज का हम लोग साइन दे रहे हैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें लगने वाला बल यानी कि F समानुपाती होता है। समानुपाती यानी कि बीच में हम लोग साइन दे दिए, किसका समानुपाती होता है, तो दो आवेशों के, तो Q1 × Q2, दो आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, जहां पर Q1 क्या है, पहला आवेश है, Q2 क्या है, दूसरा आवेश है, और F क्या है, लगने वाला बल है। हम आपको समझा चुके हैं। चलिए, अब दूसरा नियम क्या होता है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। पहला समीकरण को आप लोग ध्यान में रखिएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2। चलिए, दूसरा क्या है, इसमें लगने वाला बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम कहता है कूलम्ब का कि इसमें लगने वाला बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती मतलब हम आपको बताए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली में जैसे हम लोग बोल रहे थे, एफ वैरिज क्या होता, Q1 × Q2 था, एफ वैरिज Q1 Q2 था, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सली में बट्टा में चलाता है, नीचे चलाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि इसमें लगने वाला बल यानी कि एफ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, बीच में वैरिज का साइन हम लोग दे देंगे, इस यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के, तो यहाँ पर दूरी का वर्ग r स्क्वायर कर दिए, r दूरी है, जहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिए क्योंकि नियम में कह रहा है दूरी के वर्ग के, तो दूरी का वर्ग हम लोग कर दिए। जहाँ पर f क्या है, नीचे देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है, f क्या है, लगने वाला बल है, और r क्या है, दूरी है। तो चलिए, दो समीकरण हम लोग बना लिए। एफ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 मान लिए, और हम लोग समीकरण 1 किसको माने थे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 को माने थे। आपको ऊपर में बताया, ध्यान होगा। अब अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में बताए थे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 समीकरण फर्स्ट में बताए, और समीकरण सेकंड में बताए थे एफ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। दोनों प्रकार के समीकरण हम यहाँ पर लिख दिए। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों तरफ एफ तो सेम ही है, दोनों तरफ एफ सेम है, तो एफ हम लोग लिख दिए, और उसके बाद वैरिज का साइन भी दोनों में है, तो हम लोग वैरिज का साइन भी लगा दिए। ऊपर में देखिए, अगर O1 में Q1 × Q2 से गुना करेंगे तो ऊपर में तो Q1 × Q2 रह जाएगा, और नीचे क्या है, दूरी का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर में हम आपको बताए थे कि k एक नियतांक होता है। यदि हम लोग वैरिज को हटाएंगे तो नीचे बराबर लाएंगे, और यदि वैरिज को हटा करके बराबर लाएंगे तो इसके बदले में एक नियतांक देना होगा, जिसको हम दे देते हैं k, और k का नियतांक हम आपको ऊपर में बताए थे इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं f बराबर, यहाँ पर वैरिज को हटा करके बराबर लिख दिए, f बराबर हो जाएगा k Q1 × Q2/r स्क्वायर। बस हम लोग यहाँ पर वैरिज को हटा करके उसके जगह नियतांक लगा दिए हैं k। अब चलिए, अब k के जगह पर हम लोग k का वैल्यू रख देंगे, f बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r स्क्वायर, और इसी को हम लोग कूलम्ब का नियम बोलते हैं, इसी को हम लोग कूलम्ब का नियम बोलते हैं। हमेशा आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से इसको एक बार फिर से दोबारा से आप लोग देख करके समझ लीजिएगा। अब चलिए, नीचे क्या है जो यहाँ पर समझिए, आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ऊपर में भी हम आपको बताए, आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे अगर इन दोनों में आवेश उत्पन्न करना है तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का यदि स्थानांतरण होगा तो उसी से आवेश की उत्पत्ति होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम आपको बताते चलेंगे। चलिए, अब उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा क्या है।
चलिए, तो विद्युत धारा कहता है कि किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किस चीज से सूचित किया जाता है? तो विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। तो आप लोग यहां तक तो समझ गए होंगे कि विद्युत धारा क्या कहते हैं और विद्युत धारा को किस चीज से सूचित करते हैं। किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। अब आगे देखिए, विद्युत धारा बराबर होता है आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। यहाँ पर क्यू बराबर आवेश हो जाएगा, यहाँ पर क्यू बराबर आवेश होता है और इसका मतलब समय हो जाएगा, क्योंकि टाइम को शॉर्टकट में लिखते हैं टी, और टी का मतलब समय हो जाता है। तो क्या कहता है आप लोग देखिएगा, यदि टी समय में किसी चालक से क्यू आवेश प्रवाहित हो जाए, यदि टी समय में किसी चालक से क्यू आवेश प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? आई बराबर क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे टी। और यदि हम लोग यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्यू बराबर आई टी होता है। अगर आवेश का मान कहीं पर आपको निकालना रहेगा तो आप लोग इस फॉर्मूला को लगाइएगा, विद्युत धारा का मान निकालना रहेगा तो आप लोग इस फॉर्मूला को लगाइएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका बहुत हेल्प करेगा। चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। आप सभी लोग जानते होंगे विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को अमीटर या एमीटर की सहायता से मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर या एमीटर की सहायता से मापा जाता है, जो आप सभी लोगों के घरों में लगा होता है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है क्या अदिश राशि है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा विद्युत धारा अदिश राशि होती है। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं टॉपिक, आवेश उत्पन्न करने के एक उपाय को लिखें। तो ऊपर में हम आपको बताएं कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। यदि हम लोग दोनों हाथ को रगड़ते हैं तो दोनों हाथ गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। तो आवेश उत्पन्न करने के एक उपाय क्या हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। हम आपको ऊपर में बताए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या है, आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। आवेश के दो मौलिक गुण क्या क्या से हैं? तो हम आपको ऊपर में बता दिए कि दो गुण क्या होते हैं। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। दोबारा से बस शॉर्टकट में हम आपको रिपीट करवा रहे हैं, जितना भी चीज़ अभी तक हम शुरू से लेकर के बताए हैं उसको रिपीट करवा रहे हैं। ओवैसी धारा जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है उसको क्या कहते हैं? ओवैसी धारा जो माइनस से प्लस की ओर जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स धारा। ध्यान रखिएगा, जो धारा माइनस से प्लस की ओर जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़, आगे 12th में भी काम आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओवैसी धारा जो निगेटिव से पॉजिटिव यानी कि माइनस से प्लस की ओर जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स धारा बोलते हैं, और जो धारा प्लस से माइनस की ओर जाता है उसको कन्वेंशनल धारा बोलते हैं। उसको कन्वेंशनल धारा बोलते हैं। जो धारा प्लस से माइनस की ओर जाता है उसको कन्वेंशनल धारा, और जो माइनस से प्लस की ओर जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स धारा। तो यह दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर बोला जाता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा का बड़ा एवं छोटा मात्रक लिखें। विद्युत धारा का बड़ा एवं छोटा मात्रक लिखें, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बड़ा मात्रक मेगा होता है, जो कि होता है 10 के पावर 6। ठीक है, बड़ा मात्रक मेगा होता है और छोटा माइक्रो होता है। बड़ा मेगा और छोटा माइक्रो, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है वैल्यू। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? देखिए ऊपर में यहाँ पर हम शो कर रहे थे, ऊपर में यहाँ पर शो कर रहे थे, देखिए 10 के पावर -16 माइक्रो में, तो उसी चीज़ को यहाँ पर है, देख लीजिए। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। 1 मिली बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। 1 किलो बराबर 10 के पावर 3 एम्पियर, और 1 मेगा बराबर 10 के पावर 6 एम्पियर। 4 वैल्यू है, चारों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर टॉपिक है, अगला नंबर पॉइंट है, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है, लघुतरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछ सकता है 1 एम्पियर से आप लोग क्या समझते हैं? तो बताइए 1 एम्पियर से आप लोग क्या समझते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, 1 सेकंड में
1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम कहते हैं कि उस चालक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आप लोग समझ गए। 1 एम्पीयर से आप लोग क्या समझते हैं? यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम कहते हैं कि उस चालक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम आशा करते हैं कि आपसे यदि पूछेगा कि 1 एम्पीयर से आप लोग क्या समझते हैं तो आप लोग बड़े आसानी से बता दीजिएगा कि यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम कहते हैं कि उस चालक से 1 एम्पीयर की धारा जा रही है। चलिए, उसके बाद अगला है आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, पहले भी हम आपको बताए हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया, आप लोग ध्यान से समझिएगा। किसी चालक से 2 मिनट में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा का मान यानी कि आई का मान आपसे पूछा जा रहा है। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर टी और यहाँ पर दिया हुआ है आवेश यानी कि क्यू। तो समय और आवेश दोनों दिया हुआ है और धारा का मान यानी कि आई का वैल्यू पूछ रहा है। तो ऊपर में अभी अभी हम आपको जस्ट ऊपर में कुछ मिनट पहले एक फॉर्मूला बताए, आई बराबर क्यू बटे टी, विद्युत धारा में बताए थे। आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी, आप लोग एकदम रट जाइए, आई बराबर क्यू बटे टी। तो आई का मान हमसे पूछा जा रहा है, हमको टी पता है, क्यू पता है, तो बड़े आसानी से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से। क्यू बराबर 10 कूलम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 मिनट। तो 2 मिनट को यदि हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 60 गुने 2 बराबर 120 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि आई का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आई बराबर क्यू इंटू टी, आई बराबर यहाँ पर बना हुआ है लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक है, क्यू का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 10 कूलम दिया हुआ है। नीचे समय कितना दिया हुआ है? 2 मिनट दिया हुआ है यानी कि 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो 10 बटा 120 कितना हो जाएगा? नीचे 12 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 बटा 12 एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में हम लोग लिखते हैं तो 1 बटा 12 यानी कि 1 बटा 12, 1 बटा 12 हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग बोल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होना चाहिए। 1 बटा 12 हो जाएगा, 1 बटा 12 एम्पियर। चलिए, अब तो हम समझ गए कि आप लोग किस प्रकार से न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। चलिए, फिर से एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी चालक से 3 मिनट में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 3 मिनट में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका आवेश क्या होगा? आपसे पिछले क्वेश्चन में विद्युत धारा का मान निकालने के लिए पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर आवेश का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो ऊपर में ही हम आपको फॉर्मूला बताए थे, जिस समय बताए थे, देखिए हम फिर से एक बार बता देते हैं। आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी बताए थे, जहाँ पर बताए थे कि यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी जो कि आवेश है। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर आई टी, यानी कि आवेश बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि समय गुने विद्युत धारा। तो समय गुने विद्युत धारा, तो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है नीचे देख लीजिए। समय हमारा दिया हुआ है 3 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुने 3 180 सेकंड हो जाएगा। और विद्युत धारा का मान कितना दिया हुआ है? विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, 2 एम्पियर, देखिए ऊपर में दिया हुआ है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का मान 2 दिया हुआ है। आवेश यानी कि क्यू बराबर पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला सीधे लगा देंगे, क्यू बराबर आई टी, फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी लगा देंगे। आई का वैल्यू हमको पता है कितना? 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है? 180 सेकेंड। तो 2 गुने 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 कूलम। आंसर हमारा कितना आ गया? 360 कूलम आवेश का मान हम लोग निकाल लिए। तो बड़े आसानी से यदि आप लोग फॉर्मूला याद रखते हैं तो बड़े आसानी से आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि कूलम किसके बराबर होता है? कूलम किसके बराबर होता है? तो कूलम एम्पियर गुने सेकंड के बराबर होता है। कूलम एम्पियर गुने सेकंड के बराबर होता है। चलिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बस आपको इतना बता देते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6.25 गुने 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 कूलम होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर टॉपिक हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चालक पदार्थ किसे कहते हैं? चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, चालक जो कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो वैसा पदार्थ
वो वैसा पदार्थ जो अपने से हो करके विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है। वो वैसा पदार्थ जो अपने से हो करके विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है, जैसे मनुष्य या जानवर का शरीर। मनुष्य या जानवर के शरीर से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो बड़े आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि देखते होंगे अगर एक आदमी लाइन में सटता है तो उसको जो पकड़ता है वो भी सट जाता है, उसको जो पकड़ता है वो भी सट जाता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के शरीर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रहा है, तो हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा, चालक पदार्थ हो जाएगा, मनुष्य या जानवर का शरीर। उसके बाद ग्रेफाइट, जो पेंसिल का नोक देखते हैं जिससे आप लोग पेंसिल से लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है, वह अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अशुद्ध जल, अगर शुद्ध जल लिख दीजिएगा तो वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, विद्युत का सुचालक होता है अशुद्ध जल। उसके बाद क्या हो जाएगा, नमी युक्त हवा हो जाएगा। नमी युक्त अगर हवा है उसमें भी पानी का अंश है और पानी का अंश है तो वहां पर लाइन मारेगा आपको, इसका मतलब कि वह भी विद्युत का सुचालक है। तो चालक पदार्थ से आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा पदार्थ जो अपने से होकर के विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है, चालक पदार्थ कहलाता है। उदाहरण में हम आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज बता दिए। अब उसके अलावा है कि कुचालक पदार्थ क्या है। कुचालक पदार्थ तो जाहिर सी बात है सीधे उसका उल्टा हो जाएगा। वो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, अपने से होकर के जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, कुचालक कहलाता है। जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, लाह हो गया, चमड़ा हो गया, एबोनाइट हो गया, रबड़ हो गया, शुद्ध जल हो गया, रुई हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे कुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, सूखा हुआ लकड़ी अगर लेते हैं तो वो भी कुचालक पदार्थ में आ जाता है। तो बहुत सारे कुचालक पदार्थ होते हैं और बहुत सारे सुचालक पदार्थ भी होते हैं। उदाहरण आप लोग ध्यान रखिएगा, परिभाषा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है पॉइंट, विभव क्या है। विभव क्या है हमेशा पूछा जाता है लघुत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर वाले में कि विभव क्या है, तो ध्यान रखिएगा विभव क्या है। विभव क्या है तो आप लोग समझिएगा कि विभव किसे कहते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। इकाई धन आवेश को अनंत से क्या है, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इकाई धन आवेश को, यहाँ पर कोई धन आवेश है, जैसे देखिए +1 दिया हुआ है, मान लिया कि धन आवेश है, माइनस नहीं देना है नहीं तो यह ऋण आवेश हो जाएगा। यहाँ पर धन आवेश कहा गया है ना, तो धन आवेश को अनंत से, मान लिया कि यह जगह अनंत है, कहाँ तक इसको लाना है, विद्युतीय क्षेत्र तक, तो यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। चित्र के माध्यम से भी आप लोग, ग्राफ के माध्यम से भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन चीज़ें आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हम बस सिर्फ बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल रूप देना है एग्जाम का, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव अदिश राशि, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो विद्युत विभव अदिश राशि होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जितना आसानी से हम आपको सिंपल लैंग्वेज में करके बता रहे हैं शायद ही कोई ऐसा टीचर बताएगा, इसलिए आपके पास गोल्डन चांस है, आप लोग सीख लीजिए। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक, इसमें आवेश को लाने में किया गया कार्य। इसमें आवेश को लाने में किया गया कार्य यानी कि W बराबर Q इंटू V, W बराबर Q इंटू V। अगर V बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W बटा Q। ठीक है, W बटा Q आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 वोल्ट बराबर कितना है तो आपको बताना है 1 जूल बटे 1 कूलम। अब 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताइए। 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, क्या आप लोग कभी पढ़े हैं कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट से आप लोग क्या समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यदि 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, ठीक है, यदि 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। ध्यान से आप लोग समझिएगा, अगर नहीं याद होता है तो लिख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, मान लिया कि हम लोग 1 कूलम आवेश को कहीं पर ले जा रहे हैं, 1 कूलम आवेश को हम ले जा रहे हैं और उसमें किया गया कार्य कितना हुआ, 1 जूल हुआ, यानी कि 1 कूलम आवेश को ले जाने में हमको 1 जूल का कार्य करना पड़ा, तो उस बिंदु का विभव ही 1 वोल्ट कहलाएगा। उस बिंदु का विभव ही 1 वोल्ट कहलाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है विभवांतर से आप क्या समझते हैं। ऊपर में हम आपको विभव बता दिए कि विभव क्या होता है। अब विभवांतर क्या है तो देखिए, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, मान लिया कि इतना दूर का क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र है, मान लिया कि इतना दूर का क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र है, इसके किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या होगा, इकाई धन आवेश को ले जाने में, इकाई धन आवेश यानी कि एक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ही, जैसे यह विद्युतीय क्षेत्र है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लिया कि इस बिंदु से इस बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में, कितना धन आवेश ले जा रहे हैं, इकाई धन आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया गया उसी को विभवांतर बोला जाता है। यह एक अदिश राशि है, विभवांतर एक अदिश राशि है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W/Q, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है। अब आपको हम बता दिए हैं कि आवेश को सूचित करते हैं यहाँ पर Q से, और उसके अलावा जो कार्य है, तो कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्क। वर्क मतलब काम होता है, और वर्क को शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पर W लिखे हैं। बस जो शब्द होता है ना इंग्लिश वाला वर्ड, उसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है। और यहाँ पर विभवांतर यानी कि विभवांतर V बराबर W/Q, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी में लिखने के लिए आता है तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक धन आवेश को, ठीक है, एक धन आवेश को ले जाने में किया क्या कार्य विभवांतर कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभव, जैसे मान लिया कि दो बिंदु हम लोग ले रहे हैं, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, तो दो विभवों के बीच का जो अंतर है उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या है, देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, विभवांतर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। इसी से संबंधित नीचे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है आप लोग देखिए, 50 कूलम आवेश को, 50 कूलम आवेश को, आवेश का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 कूलम, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 100 जूल है। W बराबर कितना दिया हुआ है, 100 जूल, यानी कि कार्य कितना किया गया, 100 जूल कार्य किया गया है। तो बताएं कि उनके बीच का विभवांतर V बराबर निकालना है, V बराबर निकालना है। और V बराबर हम आपको बताए हैं W/Q होता है। W का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, बड़े आसानी से हम लोग V बराबर निकाल लेंगे। W/Q, W का वैल्यू कितना है, 100 जूल, उसके अलावा आवेश कितना दिया हुआ है, 50 कूलम, तो 100/50 यानी कि V बराबर कितना निकल के आ गया, 2 वोल्ट। बहुत आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, हार्ड क्वेश्चन इसी प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कह रहा है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होते रहता है। विद्युत परिपथ यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होते रहता है। देख लीजिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि विद्युत परिपथ कैसा होता है। फिगर को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी कदाल पूछ देता है। यहाँ पर दाव कुंजी लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा देंगे, यहाँ पर मीटर लगा देंगे, चालक तार हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर बल्ब लगा देंगे और धारा इससे प्रवाहित करेंगे तो बल्ब जलेगा। आप लोग इस प्रकार के फिगर बना दीजिएगा। चलिए कुछ और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको देख लेंगे इसी चैप्टर से संबंधित। विद्युत बल्ब के अंदर में कौन सी गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब के अंदर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस। आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब के अंदर में आर्गन गैस भरा जाता है। चलिए विद्युत बल्ब के अक्रियशील गैस आर्गन, हाँ ठीक है, आर्गन गैस भरा जाता है। चलिए विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है उसका गलनांक कितना होता है, विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक तो ध्यान रखिएगा 3000 डिग्री सी होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक। चलिए अब उसके अलावा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आप लोग जानते होंगे टंगस्टन का बना होता है।
चलिए उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विद्युत बल्ब के अंदर में निष्क्रिय को छोड़कर अन्य गैसों को भर दिया जाए तो क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यदि विद्युत बल्ब के अंदर में, काफी लोगों के मन में सवाल आता होगा कि विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरा जाता है, निष्क्रिय गैस भरा जाता है, अगर निष्क्रिय गैस ना भर के हम दूसरा गैस भर देंगे तो क्या हो जाएगा, मन में तो सवाल उठता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि तंतु ऑक्सीकृत होकर के टूट जाएगा। जो पतला स्प्रिंग के जैसा तंतु रहता है वो वह नहीं रहेगा, वह टूट जाएगा जल्दी से ऑक्सीकृत होकर के, इसलिए उसमें निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जो अमीटर होता है जिससे बिजली मापा जाता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, उसके बाद अमीटर को श्रेणी क्रम में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभव मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभव मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, विभव मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए मोम के सूत्र देखिए, मोम का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है C25H12, ठीक है, मोम का सूत्र लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको अमीटर बोलते हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। सिर्फ रिवाइज क्लास चल रहा है, रिवाइज करवा रहे हैं, बस आप लोग देखते जाइएगा। विद्युत धारा को किस इकाई में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस इकाई में मापा जाता है, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। चलिए विभव या विभवांतर को किस इकाई में मापा जाता है। विभव या विभवांतर को किस इकाई में मापा जाता है, तो विभव या विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। यदि विभव का वैल्यू पूछ देगा, विभवांतर का वैल्यू निकालने के लिए पूछ देगा, तो चाहे जितना भी वैल्यू आ जाए, जैसे 100 वैल्यू आ जाए तो 100 के बाद आपको भी लगाना है, यानी कि 100 वोल्ट हो जाएगा। विभव या विभवांतर को किस इकाई में मापते हैं, तो वोल्ट में मापते हैं। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, तो आपको बताना है कि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा, धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित भाग कौन कौन से भाई, चलिए देखते हैं। पहला है चालक, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं। पहला क्या है, चालक है, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं। वो वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाता है, चालक पदार्थ कहलाता है। ऊपर में हम आपको बताया चालक और सुचालक और कुचालक के बारे में, वही चीज है। चालक कंडक्टर वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाता है, चालक पदार्थ कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है, तो चांदी का संकेत Ag होता है, सोना का Au होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग संकेत भी ध्यान रखिएगा। जितना हमसे हो पाएगा हम आपको बताते चलेंगे, जो हमसे छूट जाएगा आप लोग उसको रिवाइज करते चलिएगा। चलिए, तो चालक के बारे में बता दिए, कंडक्टर के बारे में। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसकी विशिष्ट चालकता कितना होता है, चांदी की विशिष्ट चालकता, देखिए चांदी की चालकता के बारे में हम आपको बताते हैं। चांदी की विशिष्ट चालकता यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻7 ओम पर ओम यूनिवर्स एम यूनिवर्स, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसको देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, चांदी की चालकता। चांदी की चालकता है जो सीमेंस प्रति मीटर होता है। चांदी की चालकता का यदि आपसे एसआई मात्रक पूछा जाता है विशिष्ट चालकता का, तो उसका मात्रक सीमेंस प्रति मीटर होता है। चांदी की चालकता के बारे में पूछा जा रहा है कि चांदी की विशिष्ट चालकता, देखिए नीचे भी क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे अच्छा चालक क्या है, कौन सा है, तो चांदी हो जाएगा। देखिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, हम आपको आंसर बताते हैं। सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि चांदी की विशिष्ट चालकता कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चांदी की विशिष्ट चालकता कितनी होती है, तो चांदी की विशिष्ट चालकता आप लोग ध्यान रखिएगा 6.2 × 10⁻³
सीमेंस प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? सीमेंस प्रति मीटर। एस एम इस प्रकार से होता है, एस एम के ऊपर -1 देना है आपको। इसको पढ़ा जाता है सीमेंस प्रति मीटर। चांदी की विशिष्ट चालकता कितना होता है? 6.2 × 10⁻³ सीमेंस प्रति मीटर। अब बात आता है कि विशिष्ट चालकता का सही मात्रक, तो सेम उसी चीज को लिख देना है। विशिष्ट चालकता का सही मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? सीमेंस होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस। जिस प्रकार से सीमेंट होता है ना, जिससे घर बनता है सीमेंट, तो खाली लास्ट में यहाँ पर सा लगा देना है, सीमेंट, जिसको डिनोट करते हैं एस से। आप लोग ध्यान रखिएगा, विशिष्ट चालकता का सही मात्रक सीमेंस होता है। चलिए, ताप बढ़ाने पर धातुओं की विशिष्ट चालकता क्या होता है? ताप बढ़ाएंगे तो धातुओं की विशिष्ट चालकता, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। 3 क्वेश्चन बता दिए, इसका जवाब आप लोग नीचे बताइएगा कि ताप बढ़ाने पर धातुओं की विशिष्ट चालकता क्या होता है। चलिए, अगला नंबर है, निम्नलिखित में कौन चालक है? निम्नलिखित में चालक कौन है? प्लास्टिक कुचालक है, नहीं हो जाएगा। रबड़ भी कुचालक है। नमकीन या फिर घोल, यह चालक हो जाएगा। पत्थर भी नहीं हो जाएगा, नमकीन या घोल चालक हो जाएगा। चलिए, उसके अलावा कह रहा है दूसरा, इंसुलेटर यानी कि कुचालक। दूसरा है इंसुलेटर यानी कि कुचालक। पहला हम आपको चालक बताए थे, कंडक्टर। और वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देता है, उसको कुचालक पदार्थ कहते हैं। सुचालक और कुचालक के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से ऊपर बता चुके हैं। उसके बाद तीसरा आता है अर्धचालक। तीसरा क्या आता है? अर्धचालक, जिसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तीसरा अर्धचालक आता है, जिसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच का होता है। जाहिर सी बात है, नाम ही इसका है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब आधा चालक है और आधा कुचालक है। आधा चालक आधा कुचालक, नाम क्या हो जाएगा? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच का होता है, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का अगर आपसे एग्जांपल पूछता है तो जर्मेनियम दे दीजिए। जर्मेनियम का संकेत क्या होता है? Ge होता है। सिलिकॉन दे दीजिए, सिलिकॉन का संकेत Si होता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं फिजिक्स, लेकिन इसका संकेत जो है वह केमिस्ट्री में चला आएगा, और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर आता है हमारे सामने, आंखों के सामने जो नजर आता है, उसको हम थोड़ा विस्तार से आपको बताते चलते हैं। चलिए, अब उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कौन सा टॉपिक है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? तो जाहिर सी बात है, अभी हम आपको बताएं, जर्मेनियम अर्धचालक है। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है अतिचालक। 3 प्रकार के अभिचालक के बारे में बताए हैं। पहला चालक, दूसरा कुचालक, उसके बाद तीसरा अर्धचालक, और यहाँ पर चौथा आ रहा है अतिचालक, जिसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अतिचालक, सुपर कंडक्टर, वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है, अतिचालक कहलाता है। वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर, मतलब बहुत कम ताप पर, बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है, अतिचालक कहलाता है। अगर अतिचालक का आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप लोग पारा, जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, पारा जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, अतिचालक का उदाहरण होता है। चलिए, अब उसके बाद अगला पॉइंट है, अब जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि प्रतिरोध क्या होता है। बताइए, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक पदार्थ का वह गुण। किस प्रकार से हम लोग परिभाषा लिखेंगे? जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है बाबू, आप लोग ध्यान से समझिएगा। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर, अगर इस पूरे चैप्टर को आप लोग समझ गए हैं तो समझिए कि फिजिक्स में आपका 10 नंबर रखा हुआ है। फिजिक्स में 10 नंबर रखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे और से सूचित किया जाता है, प्रतिरोध को और से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का संकेत आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ इस प्रकार से होता है। ओम का संकेत इस प्रकार से होता है। अगर आपसे ओम का फॉर्मूला पूछा जाए कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बटा एम्पियर होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वोल्ट बटा एम्पियर, या फिर वोल्ट बटा विद्युत धारा का मान भी अगर रहेगा तो V बराबर आई दे सकते हैं, V बटे आई, R बराबर V बटे आई। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है R बराबर V बटे आई। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओम किसे कहते हैं? 1 ओम किसे कहते हैं? 1 ओम किसे कहते हैं? 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट करके 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित कराई जाए,
ठीक है। यदि किसी चालक के दोनों सिरा, मान लिया कि यह चालक है, इसके इधर वाला सिरा भी और इधर वाला सिरा भी, किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट करके, अगर दोनों का विभवांतर 1 वोल्ट कर दिया जाए और इससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, एक क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जामों में पूछा जाता है, एग्जाम में हर एक बार पूछा भी जाता है, पहले भी पूछा गया है कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब कितने सारे बातों पर निर्भर करता है हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल आप लोग ध्यान रखिए कि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या होता है, चालक की लंबाई पर। चालक के लंबाई पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, पहला पॉइंट है चालक के लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको क्या बताना है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, यानी कि आर वैरिज एल हो जाएगा। आर वैरिज एल, अगर R1 बाई R2 बराबर लिखेंगे तो L1 बाई L2 भी लिखना पड़ेगा। R1 बाई R2 बराबर L1 बाई L2, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आर वैरिज एल, R1 बाई R2 बराबर L1 बाई L2। चलिए, दूसरा पॉइंट है, चालक तार का लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। यदि चालक तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे देखिए, मान लिया कि यहाँ से चालक तार है, यहाँ से हम लोग चालक तार ले लिए, एक बल्ब हम यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, एक बल्ब हम मान लिया कि यहाँ पर हम एक बल्ब लगा दिए। अगर इस तार को हम लंबा करेंगे, अगर इस तार को हम लंबा करके यहाँ पर बल्ब लगाएंगे तो वोल्टेज थोड़ा कम जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि चालक तार का लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालक तार का लंबाई घटाने से प्रतिरोध घटता है। यदि कोई तार है, उसका लंबाई बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और सॉरी लंबाई बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कमेगा, और यदि लंबाई घटाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। कहने का मतलब कि चालक तार का लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालक तार का लंबाई घटाने से प्रतिरोध घटता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद है कि जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उसके प्रतिरोध का क्या होगा। ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उसके प्रतिरोध का क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो अभी हम आपको बताएं कि यदि लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। जाहिर सी बात है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए, पहला नंबर पॉइंट क्या बताए थे, चालक की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर पहला बताए थे। दूसरा है, चालक तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर। चालक तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब इसके बारे में विस्तार से थोड़ा हम बताते हैं। अब ज़्यादा देर क्लास नहीं लेंगे, जल्दी से इसको हम समाप्त करेंगे, बहुत लंबा क्लास हो चुका है। चलिए, थोड़ा सा और देख लीजिए। जब किसी चालक तार के क्षेत्र को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। जब किसी चालक तार के क्षेत्र को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, और हम आपको व्युत्क्रमानुपाती में बताए हैं कि बटा में चला जाता है तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। ठीक है, चालक तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसमें लिखेंगे कि जब किसी चालक तार के क्षेत्र को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। R1 बाई R2 बराबर A2 बाई A1 हो जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहीं पर हम आज समाप्त करते हैं। चलिए, इसके आगे किसी दूसरे दिन हम आपको बताएंगे। किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया तो बताएं कि उसके प्रतिरोध का क्या होगा। किसी चालक तार के क्षेत्रफल को अगर बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध का क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, हम आपको अभी बताएं कि उसका प्रतिरोध घटेगा, उसका प्रतिरोध घटेगा। तो चलिए, कुल मिलाकर के हम आज आपको यहीं तक बताएंगे। काफ़ी लंबा क्लास हो चुका है, इतना लंबा क्लास शायद हम कभी लेते नहीं थे, लेकिन अब आपका एग्जाम समय आ गया है, इसलिए लंबा क्लास थोड़ा सा लेना पड़ा। तो चलिए
चलिए कोई बात नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा क्लास काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए जो आपके एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा वाला। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को यह क्लास बेहतरीन लगा होगा। जो लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास में जुड़े रहे उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अब आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।